Good morning, students. I am Rajendra Tawar. I welcome you on our YouTube channel Science में डीजी by RS तंवर। देखिए इस चैनल में हम कंटिन्यू हैं 10th क्लास साइंस डिस्कशन के लिए चैप्टर 11 में। देखिए सबसे पहले आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू समथिंग अबाउट द प्रीवियस क्लासेज। पिछली जो हमारी क्लास थी उसमें टेक्निकल फॉल्ट के कारण से हमारा जो पीडीएफ है वो डाउनलोड नहीं हो पा रहा था। आज जो पीडीएफ है वो बिल्कुल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, यू कैन डाउनलोड इट। अब देखिए हम आगे हमारी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। देखिए इस क्लास में हमने जो है डेरिवेशंस जो है शुरू करवा दिए। डेरिवेशंस जो हमारे चल रहे थे उनको हमने शुरू कर दिया है और उनमें से हमने जो है काइनेटिक एनर्जी के डेरिवेशन को कंप्लीट कर दिया है। आज की क्लास में जो है हम डेरिवेशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हम डिफाइन कर चुके हैं कि ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। अर्थ जो है अपने ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट को एक एनर्जी प्रोवाइड करती है, उस एनर्जी को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसका भी एक फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला भी है नोटेड डाउन। उस फॉर्मूले को भी हम डिराइव करेंगे कि ये फॉर्मूला किस प्रकार से बनता है बना है। देखिए सबसे पहले इसको डेरिवेशन की स्टेपिंग में हमने सबसे पहले जो है क्या किया, पोटेंशियल एनर्जी को फिर से डिफाइन किया है। हम लिख रहे हैं कि द एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन और हाइट इन ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर पोजीशन के कारण से, हाइट के कारण से किसी भी ऑब्जेक्ट के पास जो एनर्जी होती है उसको हम उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। अगर फॉर्मूला में डिराइव करना है तो हमें एक ऐसा ही केस एज्यूम करना पड़ेगा जिस केस में कोई ऑब्जेक्ट किसी हाइट पर है। तो हमने क्या कहा, टू डिराइव इट्स फॉर्मूला लेट एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम इज टेकन फ्रॉम ग्राउंड टू ए हाइट एच। पोटेंशियल एनर्जी इस ऑब्जेक्ट की डिटरमाइन करने के लिए हमने सबसे पहले ये एज्यूम किया कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, उसको हम अर्थ के सरफेस से पिकअप करके लिफ्ट करके हम h हाइट तक लेकर गए हैं और उस h हाइट पर पहुंचने के बाद ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इस ऑब्जेक्ट ने एक्वायर की है, उस एनर्जी को हमें कैलकुलेट करना है। देखिए इस सिचुएशन को इस प्रकार से एज्यूम करते हुए आगे हम ये लिख रहे हैं कि अब हम ये कह सकते हैं when this object is situated at height h then we can say that by work energy theorem we can say that the potential energy of this object at this height will be equal to work done in taking this object to this height। क्योंकि वर्क एनर्जी थ्योरम में हमने ये पढ़ लिया है कि वर्क ही एनर्जी में कन्वर्ट होता है। इस ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से h हाइट तक ले जाने में हमने जितना वर्क किया है वो वर्क ही कंप्लीटली हैज कन्वर्टेड इनटू दी पोटेंशियल एनर्जी। वो वर्क ही पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है। यदि हम उस वर्क का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं कि हमें इसको ग्राउंड से अर्थ तक के एच हाइट तक ले जाने में हमने जितना वर्क किया है वो वर्क यदि कैलकुलेट होता है तो वो वर्क ही एग्जैक्टली विल बी इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट एट दैट हाइट। तो उस वर्क फाइंड करना हम शुरू करते हैं। देखिए और वर्क का फिर फॉर्मूला हम याद करेंगे कि बेसिक फॉर्मूला तो हमारे पास वर्क डन का क्या होता है, W इज इक्वल टू एफ एस कोस थीटा, ये फॉर्मूला होता है। अब बात F की आती है कि F क्या है, हमारे द्वारा अप्लाई किया गया फोर्स। उस ऑब्जेक्ट को ऊपर ले जाने के वक्त हम उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे तब ही वो ऑब्जेक्ट हाइट की तरफ प्रोसीड होगा। तो वो फोर्स जो है हम कहेंगे उसको F। लेकिन नीचे हम इसको समझाते हुए हमने ये लिखा है कि ये जो फोर्स है ये एग्जैक्टली मैग्नीट्यूड में उतना ही होगा जितना ग्रेविटी इस ऑब्जेक्ट पर नीचे की तरफ फोर्स लगा रही है। हमें पता है कि ग्रेविटी जो है किसी भी ऑब्जेक्ट पर नीचे की तरफ फोर्स लगाती है, वो इस फोर्स की मदद से उस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। वो जितने मैग्नीट्यूड के फोर्स से इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है उसके बराबर ही अपोजिट डायरेक्शन में हमें फोर्स अप्लाई करना है, सो एज टू टेक दिस ऑब्जेक्ट टू दिस हाइट h। तो इसलिए कहने का अर्थ ये हुआ कि F हमारा बिल्कुल उसी के इक्वल होगा जितना ग्रेविटी फोर्स अप्लाई करती है। और ग्रेविटी फोर्स कितना अप्लाई करती है, वी कैन राइट m इंटू जी। हमने लिखा है कि ये फोर्स ग्रेविटी के द्वारा अप्लाई किया गया जो फोर्स है वो m इंटू जी होगा। m इंटू जी क्यों होगा, इस बात को हमने पहले भी समझा, एक बार फिर समझते हैं। देखिए m जो है मास है ऑब्जेक्ट का, और न्यूटन के सेकंड लॉ में हमने पढ़ा है कि F जो होता है वो m इंटू ए के इक्वल होता है।
मास इंटू एक्सीलरेशन के इक्वल होता है। तो यहाँ पर एक्सीलरेशन क्या है, अर्थ के कारण से पैदा हो रहा है, और अर्थ के कारण से पैदा होने वाले एक्सीलरेशन को हम एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं, और उसको हम स्मॉल जी के द्वारा डिनोट करते हैं। तो इसलिए हमने कहा कि ग्रेविटेशनल फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो mg होगा, और इसलिए हमने ये एज्यूम किया कि हमारे द्वारा लगाए गए फोर्स का मैग्नीट्यूड भी mg होगा। तो ये अप्लाइड फोर्स का मैग्नीट्यूड आ गया। उसके बाद कहेंगे कि डिस्प्लेसमेंट इस ऑब्जेक्ट को हमने कितना ट्रेवल करवाया। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट हम इस ऑब्जेक्ट को एग्जैक्टली हाइट h के बराबर ट्रेवल करवाएंगे, और इसीलिए हमने s की जगह लिखा h। उसके बाद एंगल की बात आती है, तो एंगल भी हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड वी कैन अंडरस्टैंड दैट वी वर अप्लाइंग द फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन टू टेक दिस ऑब्जेक्ट टू दिस हाइट h। यदि हमें ऑब्जेक्ट को h हाइट तक ले जाना है तो 100% जाहिर सी बात है कि हम जो है इस पर फोर्स ऊपर की तरफ ही लगाएंगे, और इसलिए जो है ना हमें कहते हैं कि थीटा 0 होने के कारण कोस 0 1 हो जाता है। तो ये सारी वैल्यूज हम सब्सटीट्यूट करेंगे मेन एक्सप्रेशन में। हम यहाँ लिखते हैं हेंस W विल बी इक्वल टू m इंटू जे इंटू एच इंटू 1। यहाँ पर इंटू 1 हमने कोस थीटा की जगह लिखा है, h हमने डिस्प्लेसमेंट की जगह, mg हमने फोर्स की जगह, और इस प्रकार से वर्क डन इन टेकिंग दैट ऑब्जेक्ट टू हाइट h विल बी mgh। तो mgh जो है हमारे पास ये वर्क डन आ गया। अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी, हमने कहा कि पोटेंशियल एनर्जी वी नो दैट कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू m इंटू जी इंटू एच। इसी के बराबर हमने पोटेंशियल एनर्जी लिख दी, क्योंकि हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन के इक्वल ही होती है, और इसलिए हमने वी हैव रिटन कि पी ई इज इक्वल टू mgh। तो नाउ वी हैव डिराइव्ड द फॉर्मूला फॉर द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब आपको एक और ये फॉर्मूला हमें याद रखना है कि अर्थ के द्वारा, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में किसी ऑब्जेक्ट को प्रोवाइड की गई एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो होती है उसका फॉर्मूला होता है mgh, और ये जो है उस वर्क के बराबर होती है जो वर्क हमें उस ऑब्जेक्ट को ऊपर ले जाने में करना पड़ता है। तो दिस वी हैव फिनिश्ड। अब देखिए हम स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी की तरफ चलना शुरू करते हैं। स्प्रिंग क्या होती है हम सभी लोग जानते हैं। इस फिगर में, इस डायग्राम में हमने स्प्रिंग को शो कर रखा है कि ये एक स्प्रिंग है, और इस स्प्रिंग के साथ में देखिए ये एक m स्मॉल मास m अटैच्ड है। तो ये एक स्प्रिंग है, और स्प्रिंग जो है हम डेली लाइफ में वी आर क्वाइट फेमिलियर। इस स्प्रिंग में जो है भी पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट होता है, जिसको हमने डिफाइन किया है एक जगह पर। देखो इस स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी से क्या मतलब होता है हमारा, ये स्प्रिंग है अभी ये नॉर्मल कंडीशन में है। इस फर्स्ट डायग्राम में, फर्स्ट फिगर में स्प्रिंग इज इन इट्स नॉर्मल सिचुएशन, ये इसके अपने नॉर्मल सिचुएशन में है। मेन पोजीशन पर स्प्रिंग को कहा जाता है इस फर्स्ट केस में, कि यहाँ जब होती है स्प्रिंग तो वो ना तो इधर मूवमेंट करना चाहती है ना वो इधर मूवमेंट करना चाहती है, ठीक है, बिकॉज वी कैन से दैट इट डज नॉट पोजेस द एनर्जी टू मूव इन इन दिस और दिस डायरेक्शन। इसके पास इस अवस्था में किसी प्रकार की एनर्जी इसे इधर या इधर चलाने के लिए नहीं है। लेकिन हम सेकेंड डायग्राम में जैसा देख रहे हैं कि इफ़ वी डिस्प्लेस इट, कि अगर हम स्प्रिंग को मेन पोजीशन से डिस्प्लेस कर देते हैं, इफ़ दिस स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड टू दिस पोजीशन, हमने इसको स्ट्रेच किया और यहाँ से इस पोजीशन में ले गए, तो उस स्थिति में देखिए क्या होगा कि नाउ देयर हैज़ क्रिएटेड ए रीस्टोरिंग एनर्जी इन दिस स्प्रिंग। अब इस स्प्रिंग में एक रीस्टोरिंग एनर्जी क्रिएट हो गई है। रीस्टोरिंग का मतलब ओरिजिनल कंडीशन को रीस्टोर करने की एनर्जी। नाउ दिस स्प्रिंग पोजेस द एनर्जी टू रीस्टोर इट्स ओरिजिनल पोजीशन। ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में जाने के लिए इसके पास एक ताकत पैदा हो गई है, उसी को हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। दिस वी हैव डिफाइंड, इसको हमने पहले डिफाइन कर चुके हैं। तो इस तरह से हम ये कहते हैं कि ये स्प्रिंग में इस प्रकार से पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट जनरेट होता है। ये मोमेंट डिस्प्लेसमेंट इधर किया हमने, स्ट्रेच किया, इसको हम कंप्रेस भी कर सकते थे। इसको अगर इस स्प्रिंग को इस पोजीशन से, इस मास अटैच्ड को यदि हम इधर कंप्रेस करते हैं, तो कंप्रेस करने की स्थिति में भी वी नो दैट इट इज़ द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द स्प्रिंग दैट इट वांट्स टू कम इनटू द मीन पोजीशन। ये जो है मीन पोजीशन में ही आना चाहती है। इसके पास जो जो हम कंप्रेस करेंगे त्यों त्यों इसके पास रिस्टोरिंग एनर्जी क्रिएट होगी, विच विल ट्राई टेंड टू टेक इट टू द मेन पोजीशन। वो इसको मेन पोजीशन में ले जाने का प्रयास निरंतर करेगी। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट है, स्प्रिंग से रिलेटेड बातें हैं। लेकिन एक और बात हमें यहाँ पर नई चीज़ हमें समझनी है,
वो ये है कि जब हम स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं, जैसे इस स्प्रिंग को हम यहाँ से इधर स्ट्रेच करेंगे या फिर इस स्प्रिंग को हम यहाँ से इधर कंप्रेस करेंगे, दोनों ही केस में देखिए इस स्प्रिंग में एक फोर्स जनरेट होता है। देखिए हम जब इसे इधर खींचते हैं तो स्प्रिंग रेगुलरली कंटिन्यूसली इज पुलिंग अस इन दिस डायरेक्शन। हम जब इधर खींचते हैं स्प्रिंग हमें इधर खींचती है। हम इधर जो फोर्स पुल करने के लिए लगा रहे हैं वो अप्लाइड फोर्स कहलाता है, लेकिन स्प्रिंग जो फोर्स इधर लगा रही है उसको हम स्प्रिंग का रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं, और उस रिस्टोरिंग फोर्स को हम स्प्रिंग का फोर्स भी कहते हैं। और इसीलिए स्प्रिंग को हम एक लिमिट तक ही खींच पाते हैं, उससे आगे नहीं खींच पाते। एक्सरसाइजेस के लिए जो स्प्रिंग नुमा जो भी चीज़ें होती हैं, आर्टिकल्स होते हैं, उनमें आप देखेंगे कि हर व्यक्ति एक स्प्रिंग अगर कंप्रेस करने को है तो उसको बहुत ज़्यादा कंप्रेस नहीं कर पाता है। कोई व्यक्ति ज़्यादा कर पाता है, कोई कम कर पाता है, क्योंकि उसमें स्प्रिंग फोर्स का विरोध करने की जिस व्यक्ति में ज़्यादा कैपेसिटी है वो ज़्यादा खींच लेगा, वो ज़्यादा कंप्रेस कर देगा। जिसमें कम कैपेसिटी है वो कम करेगा। तो कहने का अर्थ ये है कि अप्लाइड फोर्स, जब भी किसी स्प्रिंग पर फोर्स अप्लाई किया जाता है तो उसमें एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स क्रिएट होता है, उससे फोर्स को हम कहते हैं स्प्रिंग फोर्स। तो हुक नाम के साइंटिस्ट ने, जो इस टॉपिक में हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, हुक नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले हमें हुक्स लॉ दिया। उन्होंने हमें एक नियम बताया जो स्प्रिंग्स के लिए ही लागू होता है, सिर्फ हुक्स लॉ फॉर स्प्रिंग। और इस लॉ में उन्होंने ये बताया कि जो स्प्रिंग फोर्स जनरेट होता है स्प्रिंग के अंदर, उसका मैग्नीट्यूड हमेशा डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करता है। आप उसे कितना ज़्यादा स्ट्रेच कर रहे हैं इस बात पर फोर्स का मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा आप स्ट्रेच कर देंगे उतना ही ज़्यादा फोर्स उसके अंदर पैदा होगा। और ये ही जो है उन्होंने अपने स्टेटमेंट में बताया है। हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि हुक्स लॉ फॉर स्प्रिंग स्टेट्स दैट the spring force generated in spring or displacing it from mean position is directly proportional to the displacement from mean position। कि mean position से spring को जितना displace किया गया है उस displacement के directly proportional होता है generate होने वाला spring force। it acts in reverse direction, और इसकी जो direction of action है वो किधर होती है, opposite होती है। तो इसको मैथमेटिकली हम इस लॉ को, हुक के नियम को हम इस प्रकार लिखते हैं, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। यहाँ पर एक्स डिस्प्लेसमेंट है और हमने इसको माइनस एक्स क्यों लिखा है, बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स जनरेटेड इन द स्प्रिंग इज रिवर्स देन दी व्हाट वी से डिस्प्लेसमेंट, कि डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है। अगर आप स्ट्रेच कर रहे हैं तो जो है फोर्स किधर लगता है, स्ट्रेच के विरोध में लगता है। तो ये बात थी हुक लॉ की। हम ये कहते हैं कि एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। फिर हम जब इसको इक्वलिटी के साइन में चेंज करते हैं तो हम लिखते हैं एफ इक्वल टू माइनस के एक्स। यहाँ पर के एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है एंड दिस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज नोन एज स्प्रिंग कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। तो इस प्रकार ध्यान रहे ये हुक्स लॉ है जिसकी मदद से ही हम ये जान पाते हैं कि स्प्रिंग की किसी भी पोजीशन में उसमें जो रिवर्स फोर्स पैदा हो रहा है वो इतना होता है, एफ इक्वल्स के एक्स। या फिर हम ये भी जान सकते हैं इसी की मदद से कि आपको भी यदि स्प्रिंग को और स्ट्रेच करना है तो इसके बराबर फोर्स लगाना पड़ेगा। अप्लाइड फोर्स जो है वो बिल्कुल इसके बराबर आपको लगाना पड़ेगा, तभी हम इसे आगे खींच पाएंगे। और इसीलिए जिसमें ज़्यादा ताकत होती है वो ज़्यादा फोर्स अप्लाई करके स्प्रिंग को ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट तक ले जा सकता है। तो ये बात थी हुक के नियम की, और इसका उपयोग है डेरिवेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी में, इसलिए हमने इसको पहले पढ़ा है। तो अब जो है अगले टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे, डेरिवेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कैसे डिराइव होगा। हमने पढ़ा था कि स्प्रिंग की भी एक पोटेंशियल एनर्जी होती है। मैंने आपको अच्छी तरह से समझाया है यहाँ पर कि स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी किस प्रकार से और कैसे पैदा होती है, क्रिएट होती है। उसका भी एक फॉर्मूला होता है, दिस वी हैव स्टडीड इन दी प्रीवियस क्लासेज। और वहाँ पर हमने पढ़ा कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग इज गिवन बाय द फॉर्मूला हाफ के एक्स स्क्वायर। इस फॉर्मूले को हमें बनाना है। हाउ हैव वी डिराइव्ड दिस फॉर्मूला। तो इसके लिए भी हम एक सिचुएशन को एज्यूम करेंगे। हम सबसे पहले मानेंगे कि हमारे पास एक स्प्रिंग है, उसको हमने डिस्प्लेस किया है। ये सारी बातें जो है मानते हुए हम आगे चलेंगे। हमने देखी सबसे पहले माना कि इट इज इक्वल टू द वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम मेन पोजीशन। हम फिर ही कहते हैं कि वर्क एनर्जी थ्योरम से हम ये जानते हैं
कि स्प्रिंग को डिस्प्लेस करने में हम जितना वर्क करेंगे वो वर्क ही उसकी एनर्जी के रूप में उसमें स्टोर हो जाएगा, उसी को हम उसकी पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। तो इसलिए हम फिर से क्या करते हैं, इसको डिस्प्लेस करने में किया गया वर्क जो है उसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं। तो हम आगे लिख रहे हैं टू डिस्प्लेस द ऑब्जेक्ट फ्रॉम मेन पोजीशन वी हैव टू अप्लाई द फोर्स इक्वल टू स्प्रिंग फोर्स। मैंने आपको ये बात भी बता दी है कि हमें जो है उसको डिस्प्लेस करने के लिए, स्प्रिंग को स्ट्रेच या कंप्रेस करने के लिए हमें एक फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, और फोर्स जो अप्लाई हम करेंगे विल एग्जैक्टली बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू द स्प्रिंग फोर्स। वो स्प्रिंग फोर्स के बिल्कुल इक्वल होगा मैग्नीट्यूड के अंदर। और स्प्रिंग फोर्स वी हैव नोन from Hooke's law that F is equal to minus kx. बट दिस फोर्स, तो ये फोर्स हमें अप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन इस फोर्स के बारे में एक बात हमें और इसको देखने से स्पष्ट नजर आ रही है कि ये फोर्स कांस्टेंट नहीं है। ये फोर्स हमेशा हर मोमेंट पर, हर पॉइंट पर इक्वल नहीं होगा। जो डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा स्प्रिंग फोर्स भी बढ़ जाएगा, और स्प्रिंग फोर्स यदि बढ़ जाएगा तो हमें भी फोर्स बढ़ा करके लगाना पड़ेगा। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि ये कांस्टेंट फोर्स है। और हमारे पास जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है वो कांस्टेंट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो इसलिए कांस्टेंट फोर्स नहीं होने के कारण से हम क्या करते हैं, इसकी एवरेज वैल्यू फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करते हैं हम, हमें कहते हैं कि मान लीजिए जब इनिशियल स्प्रिंग पर हमने फोर्स लगाना शुरू ही किया था उस समय हमने 0 फोर्स लगाया था, और जब लगाते 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 हम एक्स डिस्प्लेसमेंट तक पहुंच गए तब हम एफ फोर्स लगाने लग गए। धीरे धीरे वो फोर्स बढ़ा। तो हम ये मानते हुए कि वो फोर्स धीरे धीरे बढ़ा था, लेकिन हम अगर इनिशियल और फाइनल लिमिट को ऐड करके 2 से डिवाइड करके जब एवरेज फाइंड कर लेंगे तो आता है f/2। तो हम इस एवरेज से ये कह सकते हैं कि हम ऐसा मान सकते हैं कि हमने स्प्रिंग को पूरे x डिस्प्लेसमेंट के दौरान कॉन्स्टेंटली इतना फोर्स लगाया, शुरू से लेकर के आखिर तक हमने इतना फोर्स लगाया। ये एवरेज निकाल लिया हमने फोर्स का। और अब एवरेज निकलने के बाद जब फोर्स हमारे पास एवरेज आ गया तो नाउ वी कैन से सो वर्क डन बाय अस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब हम ये कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में, या हम ये कहें कि फोर्स की डायरेक्शन में जो किया गया वर्क है नाउ कैन बी कैलकुलेटेड बाय द स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला फॉर वर्क। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कब, जब डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया गया। और ऐसा हम कर रहे हैं यहाँ पर, तो इसलिए हमने कोस थीटा यहाँ नहीं लिखा, क्योंकि हम एक बार इसको लिख करके समझ चुके हैं। तो हमने यहाँ पर सीधा क्या लिखा कि वो फोर्स का मैग्नीट्यूड यहाँ लिखना है फोर्स की जगह, जो फोर्स हम हमेशा उस स्प्रिंग पर अप्लाई करेंगे जब तक उसे हम डिस्प्लेस करेंगे। मतलब कहने का कि हमने ये फोर्स एवरेज के तरीके से ऐसा फोर्स फाइंड किया है जो फोर्स हम शुरू से लेकर के आखिर तक उस स्प्रिंग पर अप्लाई करेंगे, दैट इज f/2। और इस फोर्स के दौरान उस स्प्रिंग में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, x के इक्वल। तो इसलिए हमने लिख दिया कि वर्क कितना होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट x। और अब चूंकि हम पढ़ चुके हैं, हम फ्रॉम द हुक्स लॉ वी नो दैट स्प्रिंग फोर्स F इज इक्वल टू kx। मैग्नीट्यूड में जो है ये किसके इक्वल होता है, kx के। नेगेटिव और पॉजिटिव हम नेचर बताने के लिए करते हैं, डायरेक्शन बताने के लिए करते हैं, बट यहाँ पर हम डायरेक्शन की चिंता सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे हैं बिकॉज वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी, इज नॉट टॉकिंग अबाउट द डायरेक्शन। तो हमने सीधा यहाँ पर क्या लिख दिया कि एफ इज के एक्स। मैग्नीट्यूड जो है हम इतना फोर्स पर अप्लाई करेंगे। और दूसरी बात हम ये भी कह सकते हैं कि स्प्रिंग फोर्स रिवर्स डायरेक्शन में होता है, इसलिए हम नेगेटिव लिखते हैं, लेकिन हम जो फोर्स अप्लाई करेंगे वो स्प्रिंग फोर्स के अपोजिट होगा और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होगा, इसलिए हमने इसको प्लस के एक्स लिखा है। तो f की जगह हमने के एक्स लिख दिया और इसके कारण से हो गया 1/2 के एक्स। और फिर डिस्प्लेसमेंट की जगह हमने x ही लिखा, तो इस तरह से w जो है वो हाफ के एक्स इंटू एक्स के इक्वल आ गया। अब हम w को क्या लिखेंगे, w इक्वल टू 1/2 के एक्स स्क्वायर। तो इस प्रकार से वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग द स्प्रिंग वी हैव कैलकुलेटेड इज 1/2 के एक्स स्क्वायर। और वर्क एनर्जी थ्योरम के द्वारा हम क्या कह पाएंगे, हम सीधा कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। तो ये जो है हमारे पास फाइनल फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी का डिराइव हो गया। दिस इज व्हाट वी से द एंड पॉइंट ऑफ दिस क्लास। अब देखिए इस आज की क्लास के बाद जो है मैं आपको ये कहना चाहूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब आवर चैनल साइंस मेड इजी by R.S. Thavar, so as to get the information, each and every information about the coming new videos. इसके अलावा जो मैं एक बात आपको कहना चाहूँगा कि इस बार आपको जो PDF है, वर्क है, होमवर्क है, वो बहुत ही कम रखने के लिहाज से मैंने सिर्फ आपको 1.5 पेज का ही होमवर्क असाइन किया है,
ताकि जो है आपको सुविधा रहे। थैंक यू वेरी मच।